हेलो बच्चों, कैसे हो? मस्त हो? तो हमारी सीरीज शुरू हो चुकी है। रोज एक नए वीडियो अपलोड हो रहे हैं। रोज पढ़ते चले जाओ, उसको देखते जाओ बढ़िया, और पढ़ते चले जाओ। और फिर एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल केमिस्ट्री सिंप्लीफाइड को सब्सक्राइब, लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि सभी लोगों को इस कंटेंट का फ़ायदा मिल सके और हम इसी तरह से आगे बढ़ते रहें, हमारा चैनल ऐसे ही चलता रहे। तो अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है राउल्स लॉ। वेपर प्रेशर से रिलेटेड है, ये वेपर प्रेशर के लिए है। बहुत सारे अलग अलग स्टेटमेंट हैं अलग अलग कंडीशन के सोल्यूशन के लिए। तो फर्स्ट कंडीशन का जो सोल्यूशन हमको लेना है वो है सोल्यूशन कंटेनिंग नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। प्रीवियसली मैंने तुम्हें ये एक्सप्लेन किया, सोल्यूशन कंटेनिंग नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, राउल्स लॉ। Solution containing non-volatile solute, then vapor pressure of pure solvent is directly proportional to its mole fraction। यदि हमारे पास एक ऐसा सोल्यूशन है जिसको बनाने के लिए हमने सॉल्यूट तो नॉन वॉलेटाइल लिया हुआ है और अब हम उसका वेपर प्रेशर निकालना चाहते हैं उस सोल्यूशन का, तो वो सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। सपोज वी हैव ए बी सोल्यूशन where A is solvent and B is non-volatile solute, पानी और नमक। ठीक है, ये पानी और ये नमक। तो B is non-volatile solute। ओके, let P1 is the vapor pressure of A। और सॉल्वेंट हमने कैसा लिया है? नॉन वॉलेटाइल। तो जब वो वॉलेटाइल ही नहीं है, जब वो वेपराइज ही नहीं हो रहा, तो उसमें वेपर प्रेशर कहां से होगा? लेट मोल फ्रैक्शन ऑफ A is x1। यहाँ पे हम लोग मोल फ्रैक्शन की बात नहीं करें, क्योंकि ये जब मोल फ्रैक्शन वेपर प्रेशर ही नहीं तो मोल फ्रैक्शन भी नहीं जा रहा। तो जो हमने सॉल्वेंट लिया हुआ है वो वॉलेटाइल है, इसलिए उसका वेपर प्रेशर हमने ले लिया P1 है और उसका मोल फ्रैक्शन हमने ले लिया x1 है। देन अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, क्या बोल रहा है राउल्स लॉ? राउल्स लॉ बोल रहा है इस सोल्यूशन में, सोल्यूशन कंटेनिंग नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन, मींस P1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x1। हमने वॉलेटाइल सॉल्यूट नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को क्यों नहीं लिया? क्योंकि उसका वेपर प्रेशर ही नहीं है, तो कहां से उसको लेंगे? इसलिए हम लोग इसी को ले रहे हैं। तो P1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x1। प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए हम लोग हमेशा एक कांस्टेंट ले लेते हैं, तो P1 इज इक्वल टू K x1 फॉर प्योर सॉल्वेंट। इक्वेशन नंबर 1 कर लेते हैं इसको। फॉर प्योर सॉल्वेंट हम ये निकाल रहे हैं उस सॉल्वेंट के लिए जो सोल्यूशन के अंदर है। मान लो यदि हमने अभी उसको अलग रखा हुआ है, उसमें बी मिलाकर हमने उसका सोल्यूशन नहीं बनाया है, तो इस कंडीशन से उसको अलग दिखाने के लिए हम क्या करते हैं? P1 की जगह P01 ले लेते हैं, ये प्योर स्टेट के लिए हो जाता है। और किसी भी एक कंपोनेंट का सोल्यूशन में मोल फ्रैक्शन जो होता है वो हमेशा 1 होता है, ये हम लोग जान लें। तो ये जो वैल्यू है P1 की वो पुट करेंगे और x1 की जगह ये वाली वैल्यू पुट करेंगे। इसको कर लेते हैं 2, इसको कर लेते हैं 3 फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3। P01 is equal to K। इक्वेशन नंबर 4, K की वैल्यू आ गई यहां से P01। इस वैल्यू को फिर से अब हम यहां पर पुट कर देंगे। तो पुट द वैल्यू ऑफ 4 in 1। P1 P01 is equal to P1 is equal to P01 into x1। ये हमको इसका डेरिवेशन मिल जाएगा। इसको वर्ड में लिखूं तो P1 is equal to वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। यहां पे देखो P1 हमने सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर लिखा था, फिर मैंने यहां पर उसको सोल्यूशन क्यों लिख दी? तो वो मैंने इसलिए लिख दी क्योंकि सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है वही तो सोल्यूशन का है, क्योंकि सॉल्यूट का तो कोई रोल ही नहीं है यहाँ पे, वो नॉन वॉलेटाइल है इसलिए। नेक्स्ट इज
राउल्स लॉ फॉर लिक्विड सॉल्यूशन। अब हम एक ऐसे सॉल्यूशन के लिए राउल्स लॉ पढ़ेंगे जिस सॉल्यूशन को बनाने के लिए सॉल्वेंट भी हमने लिक्विड स्टेट में लिया है और सॉल्यूट भी हमने लिक्विड स्टेट में लिया है, और ये भी वॉलेटाइल है और ये भी वॉलेटाइल है। अभी इसके पहले नॉन वॉलेटाइल वाला देखे थे, अब दोनों वॉलेटाइल हैं, तो वो वाला लॉ तो यहां पर अप्लाई नहीं होगा, तो ये दूसरा एक और राउल्स लॉ का स्टेटमेंट आ जाएगा यहाँ पे। सो राउल्स लॉ फॉर सोल्यूशन ऑफ लिक्विड एंड लिक्विड सोल्यूशन, सॉल्यूट भी लिक्विड, सॉल्वेंट भी लिक्विड, वाटर, अल्कोहल ले सकते हो, टॉल्वीन, बेंजीन ले सकते हो। जो कंपोनेंट एक्सेस में लोगे वो सॉल्वेंट रहेगा और जो लेस अमाउंट में लोगे वो सॉल्यूट रहेगा। तो इस तरह के सोल्यूशन के लिए राउल्स लॉ का जो स्टेटमेंट है वो ये कहता है, टोटल प्रेशर ऑफ सोल्यूशन is always equal to the sum of the partial pressure of the each of the component। ठीक है, तो हमारे पास एक सॉल्यूशन है ए बी, ए सॉल्वेंट बी सॉल्यूट, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज P1, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इज P2 क्योंकि ये भी वॉलेटाइल है, एंड टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज P। देन अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ P इज इक्वल टू P1 प्लस P2, इक्वेशन नंबर 1। ये स्टेटमेंट अब भी बताइए क्या बोलता है स्टेटमेंट, सोल्यूशन कंटेनिंग वॉलेटाइल लिक्विड्स, देन टोटल प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ द ईच ऑफ द कंपोनेंट। पार्शियल वर्ड इसलिए यूज कर ली हमने क्योंकि आधा इसका हाफ इसका जुड़कर टोटल सोल्यूशन आ रहा है, तो वो हाफ के लिए पार्शियल वर्ड आ जा रहा है। टोटल प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज ऑलवेज इक्वल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द ईच ऑफ द कंपोनेंट। यहीं पे रोल नहीं खत्म हो रहा है इस स्टेटमेंट, इसका आगे और भी है। अब हमको ये पार्शियल प्रेशर भी निकालना है, तो ये हमने कहाँ निकाला, अब भी जो पहले मैंने राउल्स का लॉ बताई थी उससे निकाला। तो क्या था भाई वो, फ्रॉम राउल्स लॉ। P1 इज इक्वल टू P01 इंटू X1, इक्वेशन नंबर 2। सेम ऐसे ही P2 इज इक्वल टू P02 इंटू X2, इक्वेशन नंबर 3। ये P1 की वैल्यू पुट करेंगे और ये P2 की वैल्यू पुट करेंगे। सो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 P इज इक्वल टू P01 इंटू X1 प्लस P02 इंटू X2, और ये इसका पूरा टोटल डेरिवेशन आ जाएगा। और यहां से एक स्टेटमेंट और आएगा, अब पूरा करके बताती हूं उसको। फॉर सोल्यूशन ऑफ वॉलेटाइल लिक्विड्स, total pressure of solution is always equal to the sum of the partial pressure of the each of the component, and partial pressure of each of the component is always equal to the product of partial pressure of pure component and its mole fraction। दोनों के लिए सेम ऐसा ही है। ये पूरा करने से तुम्हें बाइनरी सोल्यूशन के लिए या वॉलेटाइल सोल्यूशन के लिए या वॉलेटाइल लिक्विड्स के लिए राउल्स लॉ मिल जाएगा। फिर इसका ग्राफ भी है, इस लॉ के लिए हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। इसके लिए एक्स एक्सिस पे हम ले लेंगे मोल फ्रैक्शन, और वाई एक्सिस पे हम ले लेंगे वेपर प्रेशर। यहां पर हम लेंगे x1 इज इक्वल टू 1 एंड x2 इज इक्वल टू 0, बता रही हूं। यहां पर हम लेंगे x1 इज इक्वल टू 0 एंड x2 इज इक्वल टू 1, और हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। कुछ हमें इस तरह का ग्राफ मिलने वाला है, कर्व्स मिलेंगे इसमें 3 इस टाइप से। दो जो लॉ के जो भी डेरिवेशन आए ना वो पूरे यहां से डिस्क्राइब हो जाएंगे। देखो एक्स एक्सिस है, ये यहाँ पे मैंने मोल फ्रैक्शन ली हुई है, और ये वाई एक्सिस है, यहाँ पर मैंने वेपर प्रेशर लिया है। अब हम एक सोल्यूशन ले लेते हैं। सोल्यूशन बनाने के लिए हमको सॉल्वेंट चाहिए और सॉल्यूट चाहिए। सॉल्वेंट ए है और सॉल्यूट बी है। इस साइड ए कंपोनेंट है अभी और इस साइड बी कंपोनेंट है। इधर सॉल्वेंट है, इधर सॉल्यूट है। अब दोनों को लाते चले जा रहे हैं पास,
यहाँ पर आकर बीचों बीच दोनों मिक्स हो जाएंगे यहाँ पर। तो इस तरफ इसीलिए मैंने x1 इज इक्वल टू 1 रखी हूँ और x2 इज इक्वल टू 0 लिया है, क्योंकि वहां पर 2 है ही नहीं, b है ही नहीं। वैसे यहाँ पर a नहीं है, इसलिए x1 इज इक्वल टू 0 है और x2 इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, हमारा लॉ क्या कह रहा था? P1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x1। राउल्ट लॉ में पढ़े थे हमने, ये देख लो, यहां से वही मिल रहा है तुमको। इस पॉइंट पर P01 वेपर प्रेशर की वैल्यू जो है A के लिए हाईएस्ट है, जिसको कि हम P01 ले रहे हैं, हाईएस्ट है और मोल फ्रैक्शन वहां पर 1 है। ठीक है, और अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे चलना हम जब शुरू करते हैं तो तुम देखो धीरे 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 वेपर प्रेशर जो है वो रिड्यूस होता चला जा रहा है, कम होता चला जा रहा है, और मोल फ्रैक्शन की वैल्यू भी क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। 1 से 0 पे जा रहे हो तो आ रहा है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। या तो दोनों कम होते जाएंगे और इस तरफ चलते हो तो दोनों बढ़ते जाएंगे। सेम वैसे ही बी के लिए भी होगा। यहां पर वो हाईएस्ट है जो कि P02 है, तो x2 भी हाईएस्ट है, 1 है, और जैसे जैसे प्रेशर रिड्यूस होता जा रहा है वैसे वैसे मोल फ्रैक्शन भी रिड्यूस हो रहा है और यहां पर आकर बिल्कुल क्या हो जा रहा है? 0 हो जा रहा है। तो P2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x2, ये भी एक्सप्लेन हो रहा है। और फिर सेकेंड वाला स्टेटमेंट में तुमने पढ़ा P1 प्लस P2 इज इक्वल टू P। तो इस कर्व और इस कर्व को यदि जोड़ोगे तो तुम्हें सोल्यूशन का वेपर प्रेशर मिल जाएगा। तो इस तरह से ये कर्व दोनों जो हमारे लॉस थे उनको एक्सप्लेन कर देता है। अच्छा, एक चीज और, यहां पे मैंने इस पॉइंट को नीचे बनाया है और इस पॉइंट को ऊपर बनाया है। तुम ऊपर नीचे भी कर सकते हो, मीन्स इसको ऊपर और इसको नीचे भी बना सकते हो। ये डिपेंड करेगा कि तुमने सोल्यूशन क्या लिया है। हो सकता है कि उस सोल्यूशन में सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा हो, या कंपोनेंट ए का वेपर प्रेशर ज्यादा हो, या कंपोनेंट बी का वेपर प्रेशर ज्यादा हो। इस हिसाब से मैंने जो सोल्यूशन बनाई हूं उसमें बी का वेपर प्रेशर ज्यादा है, ए का कम है। ऊंचे नीचे हो सकते हैं, इसको इधर भी बना सकते हो और इसको इधर, तो उसमें फिर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो नेक्स्ट टॉपिक ले लेते हैं हम लोग, आइडियल सोल्यूशन। क्या होता है आइडियल सोल्यूशन? ये एक ऐसा सोल्यूशन होता है जो टेम्परेचर कंसंट्रेशन के सभी रेंज में राउल्ट लॉ को कंप्लीटली फॉलो करता है। दिस इज द सोल्यूशन दैट फॉलो राउल्ट्स लॉ कंप्लीटली, टोटल रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन। मतलब जो तुमने राउल्ट लॉ के स्टेटमेंट पढ़े हैं उसको ये कंप्लीटली फॉलो करता है। ये इस तरह का सोल्यूशन जो भी होता है वो आइडियल सोल्यूशन कहलाता है। जैसे आइडियल स्टूडेंट के लिए कुछ क्वालिटीज रहती हैं, वो रहनी चाहिए ना, तो वैसे ये सोल्यूशन के लिए भी रहती है। और आइडियल स्टूडेंट होते हैं क्या? सारे तो नहीं होते ना, कुछ एक दो होते हैं। तो वैसे ही सोल्यूशन के लिए भी होता है, सारे सोल्यूशन आइडियल नहीं होते, कुछ ही होते हैं, तो वो होते हैं नॉन आइडियल। उसको भी देखते हैं अभी हम लोग आगे। इसका एग्जाम्पल देखें यदि हम लोग इस तरह के सोल्यूशन का, तो तुम लिख सकते हो बेंजीन एंड टॉल्वीन, सोल्यूशन ऑफ बेंजीन एंड टॉल्वीन, solution of chlorobenzene and bromobenzene। सेम टाइप के, सेम नेचर के हमको यहाँ पर सोल्यूशन लेना होता है, कंपोनेंट्स लेना होता है। आइडियल सोल्यूशन राउल्ट लॉ को कंप्लीटली ओबे कर रहा है, तो इसलिए इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक होंगे या कुछ कंडीशंस होंगी। देखते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट, it obeys Raoult's law completely, therefore P1 is equal to P01 into x1, P2 is equal to P02 into x2। राउल्ट लॉ को ओबे कर रहा है तो ये वाला डेरिवेशन था तो वो रहेगा इसके लिए। सेकेंड, डेल एच मिक्सिंग इज इक्वल टू 0। अब इसका क्या मतलब है? डेल एच है यहाँ पर चेंज इन एंथैल्पी। एंथैल्पी मतलब एक तरह की एनर्जी होती है, पढ़ा होगा तुमने लास्ट ईयर थर्मोडायनेमिक्स में, अभी डिस्कस करेंगे इसको भी डिटेल में। तो डेल एच यहाँ पे है एंथैल्पी, एनर्जी एक तरह की। देखो जब हम सोल्यूशन को बनाते हैं तो हमें कौन कौन से कंपोनेंट चाहिए होते हैं? सॉल्यूट और सॉल्वेंट चाहिए होता है, दोनों जुड़कर सोल्यूशन बनाते हैं। तो दोनों जब जुड़ते हैं तो अपने साथ अपनी एनर्जी भी लेकर आते हैं, और वही एनर्जी जुड़कर सोल्यूशन की एंथैल्पी बन जाती है। तो उतनी ही रहती है यदि सोल्यूशन के एनर्जी या एंथैल्पी जितनी सॉल्यूट और सॉल्वेंट की थी, तो देयर इज नो चेंज इन एंथैल्पी, इसलिए इज इक्वल टू 0। आइडियल सोल्यूशन के लिए ऐसा ही होता है। फिर थर्ड है डेल वी मिक्सिंग इज इक्वल टू 0। डेल वी है चेंज इन वॉल्यूम,
जो सॉल्यूट सॉल्वेंट को मिक्स करके सोल्यूशन बनाया जाएगा उसका वॉल्यूम, तो जो सॉल्यूट का वॉल्यूम था, जो सॉल्वेंट का वॉल्यूम था, वो ऐड होकर सोल्यूशन का वॉल्यूम हो जाएगा। ना वो बढ़ेगा, ना वो इंक्रीज होगा, ना वो डिक्रीज होगा। देर इज नो चेंज इन वॉल्यूम आइडियल सोल्यूशन के केस में, सो इट इज ऑल्सो इक्वल टू 0। अब ये जो सोल्यूशन है आइडियल, इनमें ऐसी क्या खासियत है, ऐसी क्या स्पेशलिटी लेके बैठे हुए हैं कि ये आइडियल हैं और ये राउल लॉ को कंप्लीटली ओबे कर रहे हैं। इनके आइडियलिज्म को समझने के लिए हम लोग पहले सॉल्यूट सॉल्वेंट के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं। देखो, हम एक ए बी सोल्यूशन बनाते हैं, हमने हमेशा ए बी सोल्यूशन पूरे चैप्टर पूरी सीरीज में लिया हुआ है। तो ए यहाँ पर हमारा सॉल्वेंट है और बी हमारा यहाँ पर सॉल्यूट है। ये अलग अलग है। अभी ये सॉल्वेंट का कंटेनर है और ये सॉल्यूट का कंटेनर है। ये इसके पार्टिकल हैं सॉल्वेंट के और ये सॉल्यूट के पार्टिकल हैं। जानते हैं पार्टिकल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है, तो यहाँ भी वर्क कर रहा है और यहाँ भी वर्क कर रहा है। अलग से बनाऊं इसको स्पेसिफाई करते हुए, तो ये और इधर भी सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के बीच में भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो उनको बाइंड अप करके रखा है। सॉल्यूट के पार्टिकल के बीच में भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो उसको बाइंड अप करके रखा है। अब इन दोनों को मिक्स करके सोल्यूशन बना रहे हैं, ये कंटेनर जिसमें ए बी सोल्यूशन। तो इसमें भी पार्टिकल हैं, लेकिन इसमें फिर दोनों के पार्टिकल आ गए। ये इसके पार्टिकल थोड़े अलग टाइप से बना दूं, एक तो एक सॉल्वेंट के हो जाएंगे और एक सॉल्यूट के हो जाएंगे। ये इनके पार्टिकल्स के बीच में काम करने वाला इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। 3 तरह के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर शो हो रहे हैं, बिटवीन सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, बिटवीन सॉल्यूट मॉलिक्यूल, बिटवीन सोल्यूशन मॉलिक्यूल। यदि ये तीनों सेम टू सेम एक जैसे हैं, देयर इज नो चेंज इन दीज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कोई ज़्यादा नहीं है कोई कम नहीं है, देन सोल्यूशन विल बी आइडियल। तो वो सोल्यूशन आइडियल होगा, वो राउल लॉ को कंप्लीटली ओबे करेगा। और यदि इनमें से कोई भी एक कम ज़्यादा हो जाएगा तो फिर सोल्यूशन आइडियल नहीं रहेगा और वो राउल लॉ को ओबे भी नहीं करेगा। तो वही चीज़ यहाँ पर हमको देखने को मिल जाएगी। सेकेंड इज नॉन आइडियल सोल्यूशन। बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा ये आइडियल सोल्यूशन से। सो सोल्यूशन दैट कांट ओबे राउल्स लॉ कंप्लीटली, टोटल रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन। राउल लॉ को कंप्लीटली ओबे नहीं करेगा, कभी कभी कर सकता है, टोटल रेंज ऑफ टेम्परेचर और कंसंट्रेशन में नहीं करेगा। ये ऐसा सोल्यूशन है नॉन आइडियल सोल्यूशन जो राउल लॉ को कंप्लीटली ओबे नहीं करता किसी भी कंडीशन को अप्लाई करते हुए। तो इस तरह के सोल्यूशन को हम कहते हैं नॉन आइडियल सोल्यूशन। और इसका एग्जांपल है सोल्यूशन ऑफ एसीटोन एंड इथेनॉल। और इसके लिए सारे कंसेप्ट जो अभी तुमने आइडियल सोल्यूशन में पढ़े रखे हैं ना, वो सब उल्टे हो जाएंगे नॉन आइडियल सोल्यूशन, क्योंकि आइडियलिज्म जो बहुत कम लोगों में मिलता है भाई, नॉन आइडियल तो ज़्यादा होते हैं। तो वैसे ही सोल्यूशन के केस में भी है। तो यहाँ पर मैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करूँ, जैसे कि हमने आइडियल में भी देखा था, तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक तुमको इसमें देखने को मिलेगा जो वो है P1 इज नॉट इक्वल टू P01 इंटू x1, P2 इज नॉट इक्वल टू P02 इंटू x2, क्योंकि राउल लॉ को ओबे नहीं कर रहा है तो ये इक्वल नहीं होंगे। सेकेंड, डेल एच मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0। जब हम इस सोल्यूशन को बनाएंगे तो इसकी जो एंथैल्पी है वो डेफिनेटली चेंज हो जाएगी सॉल्यूट और सॉल्वेंट की एंथैल्पी से, या तो बढ़ जाएगी या तो कम हो जाएगी। तो वो चेंज हो रही है तो इसलिए नॉट इक्वल टू 0। थर्ड, डेल वी मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0। जब हम इस सोल्यूशन को बनाएंगे तो डेफिनेटली इसका वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा सॉल्यूट और सॉल्वेंट के वॉल्यूम से। देयर इज नो उसका वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा सॉल्यूट और सॉल्वेंट के वॉल्यूम से। वॉल्यूम चेंज इसलिए भी होगा क्योंकि या तो पहले से बढ़ जाएगा या तो पहले से कम हो जाएगा सॉल्यूट और सॉल्वेंट के इंटरेक्शन के बेसिस पे। तो इसलिए डेल वी मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0।